हेलो प्यारे बच्चों, 10th क्लास में दो चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, एक तो लाइट और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लाइट चैप्टर की स्टडी करने वाले हैं। हालांकि बीइंग एन ऑफलाइन टीचर मैं आपको कभी भी ये रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि आप एंड टाइम पे जब एग्जामिनेशन में सिर्फ 4 दिन बचे हैं तो आप वीडियोस का सहारा लें। मैं चाहूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टेक्स्ट बुक को स्टडी करें। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं होगा और बहुत जल्दी 30 to 45 मिनट्स के अंदर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन इज व्हाट? रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट विद इन द सेम मीडियम। जब लाइट किसी मीडियम से किसी सरफेस से हिट करती है और वापस लौट आती है, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। उस कंडीशन में स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ लाइट की सारी प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। ये टॉपिक जो है वो लगातार एग्जामिनेशन में पूछा जाता रहा है कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन होती क्या है। तो आप ये वाला डायग्राम बना के आएंगे, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड वे है। हमेशा जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो हमेशा नॉर्मल से मेजर किया जाता है और नॉर्मल को हमेशा हम सरफेस के परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। सेकंड लॉ, इंसिडेंट वे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड वे लाई ऑन द सेम प्लेन पे ये लाई करते हैं। तो ये दो लॉ हैं, एग्जामिनेशन में आप एज इट इज याद करके जाइएगा, शायद एग्जामिनेशन में ये आ जाए। नेक्स्ट वन, अब लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन करते हैं। A light falls on a surface with angle 60 degree. Find the angle of reflection of light. आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। तो बच्चे इसमें कई बार गलती कर देते हैं, उसमें वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 ही लिख के आ जाते हैं। वो ये समझते हैं कि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 60 ही दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है बच्चा। आप यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाइए। ये जो मैंने डॉट लाइंस बनाई हैं, ये पॉलिश्ड सरफेस है। तो जिस तरफ पॉलिश की जाती है, रिफ्लेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन से होता है। ये जो है आपकी इंसिडेंट वे है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड वे है, यहां नॉर्मल बना हुआ है। आपसे बोला है कि सरफेस के साथ एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो सरफेस मींस ये 60 डिग्री ये बन रहा है। लेकिन हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट होता है नॉर्मल के साथ। तो ये वाला जो एंगल है, ये आपका ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। तो इसकी वैल्यू निकल के कितनी आएगी? तो देखिए, ये जो है ये हमेशा हम सरफेस के परपेंडिकुलर बनाते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। तो ये कंप्लीट 90 डिग्री है। इसमें से अगर मैं 60 डिग्री माइनस करूं तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री हो जाएगा। आर विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। सो it will be the answer of this question. So angle of reflection will be equal to 30 degree. next question पे आगे बढ़ते हैं बेटा। एक मिरर आपको दिया हुआ है जो कि 30 डिग्री है हॉरिजॉन्टल सरफेस से। जैसे जैसे लाइन में आप आगे बढ़े वैसे वैसे यहाँ पे आप डायग्राम बनाते चले जाइएगा। ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है और मिरर कुछ ऐसे रखा हुआ है। आप यहाँ पे इसको पॉलिश कर दीजिएगा। इस मिरर का एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है सरफेस से। ठीक है, आगे क्या कहानी है? ए लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक लाइट जो है पैरेलल आती है हॉरिजॉन्टल सरफेस से ऐसे, ठीक है, और इस पे हिट करती है। आपसे बोला गया है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाइए। आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले आप यहाँ पे नॉर्मल बनाइए और नॉर्मल बनाने के बाद आप कैलकुलेट कीजिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे नॉर्मल बेटा ये बना दिया। इट विल बी नॉर्मल which is going to make angle 90 डिग्री with the surface। अब देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट 90 डिग्री है, तो 90 में से अगर मैं 30 माइनस करूंगा सो दिस एंगल विल बी 60 डिग्री एंड दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंट वे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। इट विल बी 60 डिग्री और 60 डिग्री पे लाइट आई है तो 60 डिग्री पे ही चली जाएगी। तो ये लाइट कुछ इस तरह से चली जाएगी। इट इज ऑन 60 डिग्री विच इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एक बार इस डायग्राम को वापस से देख लिए। ज्योमेट्री की हेल्प से हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल सरफेसेस। ये कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशंस बने हुए हैं। इमेज फॉर्मेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है और इमेज फॉर्मेशन पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल में एक कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा। उस न्यूमेरिकल में आपको वैल्यू भी कैलकुलेट करनी होगी इमेज पोजीशन की और इसके अलावा रेयर डायग्राम भी बनाना होगा। वहां बच्चे बहुत ज्यादा अटकते हैं, वैसे क्वेश्चंस भी हम करेंगे, बट आपको इमेज फॉर्मेशंस
पता होनी चाहिए कि इमेज फॉर्मेशन होती कैसे है, कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज फोकस पे बनेगी, ऑब्जेक्ट अगर आप सी और इन्फिनिटी के बीच में रखा है तो इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, अगेन सी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज सी पे ही बनेगी, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा है तो इमेज बियॉन्ड सी बनेगी, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, और अगर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो बिहाइंड द इमेज बनेगी। ये इकलौता केस ऐसा है जहां पे वर्चुअल इमेज बनाता है कॉन्केव मिरर, सीधी इमेज इसकी बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स के दो ही केसेस होते हैं, एक इन्फिनिटी वाला और एक फाइनाइट वाला। इन्फिनिटी से आती हुई लाइट वेव्स हमेशा फोकस पे ही इमेज बनाती है, तो ये यहां बन गई। और दूसरा केस ये वाला है जिसमें एक लाइट वे जो है ये फाइनाइट डिस्टेंस पे एक लाइट वे पैरेलल जाती है, इमेज जो हम एक्सटेंड करेंगे उस इमेज को पीछे की तरफ वो फोकस पे जाएगी, दूसरी लाइट सीधी जाएगी वो वापस आ जाएगी, और वापस आ रही है इसका मतलब दिस एंगल इज 90 डिग्री, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली जाएगी। तो ये दो केसेस ही हैं कॉन्वेक्स के केस में। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड, जो हमने इमेज फॉर्मेशन सीखी है उसके बेसिस पे व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उस कंडीशन में जो इमेज है, मैं आपको एक बात बताऊं, सेंटर ऑफ कर्वेचर आप यहां मानिए, ठीक है, और इसके इधर का मतलब ये इन्फिनिटी के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन फोकस, देन पोल। तो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब भी आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उस कंडीशन में इमेज जो है छोटी बनेगी, ठीक है, और सी और एफ के बीच में बनेगी। तो यहां पे देखिए रियल इमेज बनेगी, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। वर्चुअल एंड अपराइट इमेज, ये तो वर्चुअल के साथ इन्वर्टेड तो कभी नहीं हो सकता, ये तो आप ऑप्शन देख लो और तुरंत कैंसिल कर दें इसको, ये आंसर कभी नहीं हो सकता। वर्चुअल एंड अपराइट इमेज सिर्फ तब बन सकती है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it, ठीक है। कॉन्केव के केस में स्पेशल केसेस पढ़ाए जाते हैं। कॉन्केव मिरर में पढ़ाया ये जाता है कि ये कॉन्केव मिरर है और हमने यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया है फोकस पे, तो फोकस को लेके दो चीजें बताई जाती हैं। कोई भी लाइट वे अगर फोकस से पास हो रही है रिफ्लेक्शन के बाद, कि फॉर एग्जांपल कोई भी लाइट वे पैरेलल गई तो रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट फोकस से निकलेगी। सिमिलरली कोई भी लाइट अगर रिफ्लेक्शन से पहले फोकस से पास हो रही है, रिफ्लेक्शन से पहले अगर फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट वे पैरेलल हो जाएगी। तो ये दोनों केसेस उल्टे चलते हैं, पैरेलल लाइट वे रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है और रिफ्लेक्शन के बाद, और फोकस से पास होने वाली लाइट वे रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाया करती है। तो ये सेकंड वाला केस है। तो कौन सा मिरर लगेगा बेटा? कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स दोनों नहीं लग सकते, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव दोनों नहीं लग सकते। टू प्लेन मिरर 90 डिग्री टू ईच अदर, कॉन्केव मिरर एज वेल एज कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर भी हो सकता है और कॉन्केव लेंस भी हो सकता है अगर फोकस से लाइट वे पास हो तो देखिए यहां पे, सॉरी, पहला वाला हो सकता है कॉन्केव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। मैंने ध्यान नहीं दिया, कॉन्वेक्स मिरर उसको पढ़ दिया था मैंने। कॉन्वेक्स लेंस भी लाइट को सीधा कर देता है, तो कॉन्केव मिरर भी करता है और कॉन्वेक्स लेंस भी करता है, थोड़ी देर बाद आप पढ़ेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। बड़ी इमेज तो कॉन्केव मिरर दो कंडीशन में बनाता है, एक तो रियल इमेज वो बनाता है और एक वर्चुअल इमेज बनाता है। जब वो रियल इमेज बनाएगा तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट रखा होगा सी और एफ के बीच में। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी ये बात। और अगर वो वर्चुअल इमेज बना रहा है तो ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। ऑप्शंस ढूंढ लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे बड़ी इमेज नहीं बनती, वहां पे सेम साइज की इमेज बनती है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहां कैंसिल हो गया। सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ, हां सही बात है। अगर लेस देन फोकल लेंथ रखा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा है, बड़ी इमेज बनेगी, जो है वर्चुअल इमेज बनेगी। थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ ये भी सही है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है तो भी इमेज बड़ी बनेगी लेकिन रियल इमेज बनेगी। दोनों केसेस में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। कौन से दो केसेस की बात कर रहा हूं मैं? अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है तो इमेज जो है वर्चुअल बनेगी, बड़ी बनेगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो इमेज बड़ी बनेगी और रियल बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सॉरी यहां पे ऑप्शंस तो ढूंढ लें हम। ऑप्शन क्या है, ये वाले, ये दोनों ऑप्शन सही हैं, दो ऑप्शंस यहां आएंगे। चलिए नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन एंड मिरर फॉर्मूला। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप मिरर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में साइन कन्वेंशन बच्चे लगाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है। तो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीख लीजिए कि साइन कन्वेंशन होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये आपके पास मिरर है, बहुत सिंपल वे में साइन कन्वेंशन बता रहा हूं। ये आपके पास यहाँ पे पोल है, आपने ऑब्जेक्ट यहां कहीं रख दिया। तो आप एक बात समझ लीजिए बहुत सीधी सीधी लैंग्वेज में, आप पोल के जिस साइड ऑब्जेक्ट रख देंगे, मैंने ये यहां तक बनाया है, ये यहां तक भी हो सकता है, कहीं तक भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक ये डिस्टेंस हो सकता है। आप पोल के जिस साइड ऑब्जेक्ट रख देंगे उस साइड सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा, और उसके पोल के अपोजिट साइड सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। क्या मतलब है मेरा, देखिए अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो हमेशा ऑब्जेक्ट से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो u लिया जाता है। इसका मतलब u जो है, ये रट्टा मार लो बेटा, ऑलवेज नेगेटिव, u हमेशा नेगेटिव रहता है, ठीक है। चलिए अच्छा बात करते हैं फोकस की या फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ अगर मैं बात करूं किसकी, कॉनकेव की, चाहे मिरर हो या लेंस हो, और कॉन्वेक्स की, चाहे मिरर हो या लेंस हो। तो देखो कॉनकेव ही बनाया है, कॉनकेव का फोकस इसी साइड आता है जिस साइड ऑब्जेक्ट है, इसी साइड कहीं फोकस आ जाता है कॉनकेव का। कॉन्वेक्स का फोकस तो बेटा इस साइड आता है, ऑब्जेक्ट आप यहां रखोगे फोकस यहां बनेगा। तो देखिए कॉनकेव में ऑब्जेक्ट की साइड फोकस है, तो उस कंडीशन में फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाएगी, और कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाएगी। अच्छा इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस की कहानी अलग है। कॉनकेव के जो 5 केसेस हैं, स्टार्टिंग के 5 केसेस जो हैं उनमें इमेज ऑब्जेक्ट की साइड ही बनती है, तो v जो है उस केस में नेगेटिव आता है। एक लास्ट वाला केस है जब इसमें वर्चुअल इमेज बनती है जो कि बिहाइंड द मिरर बनती है, उसमें v पॉजिटिव आता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स के दोनों केसेस में v पॉजिटिव आता है, याद रख लीजिएगा। कॉनकेव के जब भी रियल इमेज बनेगी उस कंडीशन में नेगेटिव आएगा साइन, ठीक है, v नेगेटिव आएगा। कॉन्वेक्स में दोनों केसेस में पॉजिटिव आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास साइन कन्वेंशन तो ये हो गए, जब भी आप मिरर फॉर्मूला लगाएंगे साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या है मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/f = 1/v + 1/u, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। मैग्निफिकेशन का भी फंडा क्लियर है। अगर इमेज वर्चुअल है तो m पॉजिटिव, मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, और अगर इमेज रियल बन रही है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। साइन कन्वेंशन अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि बिना साइन कन्वेंशन के अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर भी दिया तो आपका आंसर गलत आने के चांसेस हैं। चलिए भाई आप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय रियर व्यू मिरर। अब ये जो मिरर लगाया जाता है किसमें, व्हीकल्स में, पीछे की तरफ देखने के लिए, वो मिरर है कौन सा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हमें वहां पे जो मिरर चाहिए वहां पे हमें ज्यादा एरिया कवर करने का मिरर चाहिए। एक ऐसा शीशा हम उसमें लगाते हैं जो पीछे का बहुत ज्यादा एरिया कवर करके दे सके, और ऐसा सिर्फ एक मिरर कर सकता है, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। तो मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स मिरर का कैसा होता है, मैंने क्या बोला कि ज्यादा एरिया कवर करके दे, तो ज्यादा एरिया वो तब कवर करके दे सकता है जब उसमें इमेज छोटी बने। अगर जिस साइड का ऑब्जेक्ट है उसी साइड की साइज की इमेज बन गई तो वो एक ही इमेज आ पाएगी पूरे शीशे में। शीशा अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा इमेजेस उसमें आ जाएं तो इसका मतलब वो इमेजेस को छोटा छोटा दिखाएगा, और छोटा छोटा दिखाएगा तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा, तो मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन 1। कॉन्वेक्स का केस है, कॉन्वेक्स के दोनों केसेस में इमेज छोटी बनती है ऑब्जेक्ट से और मैग्निफिकेशन उसका 1 होता है। चलिए नेक्स्ट वन, rays from sun converge at point 15 centimeter in front of concave mirror. Where should an object be placed so that the size of image of is equal to the size of object? चलिए भाई कॉन्केव मिरर बना लिया हमने, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। अगर सन का मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से लाइट आ रही है तो वो लाइट हमेशा आपस में पैरेलल आएंगी, और ऐसी लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जो है कहां से पास होती है, मेरे ख्याल से आप आंसर दे चुके हैं,
फोकस से पास होती है। और कहां बताया है, किस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज का मतलब है उस लाइट पे जाके मिल जाना, उस पॉइंट पे जाके मिल जाना। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको मालूम है कॉन्केव मिरर के केस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकस का डबल होता है। तो यहां पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा वो आएगा आपका 30 सेंटीमीटर पे। अच्छा, आपसे बोला है कि कहां हम ऑब्जेक्ट को रख दें कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल हो जाए। तो वो एक ही लोकेशन होती है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब आप ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल ही होती है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन टॉर्चेस सर्च लाइट्स और टॉर्चेस जो होती हैं उनकी हेडलाइट्स या हेडलाइट ऑफ व्हीकल, उनमें बल्ब कहां प्लेस है। देखिए, व्हीकल हो चाहे टॉर्चेस हो चाहे सर्च लाइट हो, वहां हम ये चाहते हैं कि जब हम बल्ब लगाएं तो बल्ब से लाइट जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक जाए। और तरीका क्या है इसका, देखिए यहां पे फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्च लाइट है कुछ इस तरह की, ठीक है। यहां एक बल्ब लगाया जाता है, पीछे एक रिफ्लेक्टर होता है जो चमकता है। आप व्हीकल में भी देखोगे पीछे रिफ्लेक्टर लगा होता है। तो देखिए, मेन काम जो मेन मैजिक है वो इस बल्ब का नहीं है, मेन मैजिक इस रिफ्लेक्टर का होता है। लाइट यहां से बाहर निकलती है और यहां से यहां जाती है, इस रिफ्लेक्टर पे टकराती है। टकराने के बाद ये लाइट रे जो है वो सीधी आगे जाती है, ठीक है। और रिफ्लेक्टर कुछ ऐसे लगाया जाता है कि ये लाइट पैरेलल जाए, पैरेलल लाइट रे ज्यादा डिस्टेंस तक जाती है। तो इसका मतलब ये जो बल्ब लगाया जाता है, ये बल्ब आपका लगाया जाता है फोकस के आसपास, क्योंकि फोकस पे जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उससे लाइट जब जाती है और मिरर से टकराती है तो वो पैरेलल हो जाती है। इसीलिए इस बल्ब को फोकस के आसपास रखा जाएगा। तो क्या लिखा मैंने बेटा, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। इस रिफ्लेक्टर के फोकस के आसपास रखा जाता है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 10 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at finite distance from it, find the range in which image may lie। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए। आप देखिए क्या आंसर आता है। अगर आप फोकस्ड हैं, अगर आप पेन नोटबुक लेके बैठे हैं तो आपने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया होगा, बट सॉल्यूशन होना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। कुछ क्यों नहीं होना है सॉल्यूशन? अरे भाई, आपको फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की 10 सेंटीमीटर दी हुई है। किसी भी हाल में कॉन्वेक्स मिरर मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म कर सकता है और मिनिमम 0 सेंटीमीटर पे। कॉन्वेक्स का इमेज फॉर्मेशन एक बार देख लीजिए। आपने क्या किया, ये रखा, ठीक है। अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो लाइट रेज पैरेलल आएंगी, और पैरेलल लाइट रेज कहां जाके मिलती हैं, फोकस पे, ठीक है। तो इसका मतलब फोकस कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम डिस्टेंस ये है। दूसरा केस हम वो फाइनाइट डिस्टेंस वाला ले लेते हैं। एक लाइट रे ऐसे गई, पैरेलल लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे निकल जाएगी। कहां जाती है ये लाइट रे, फोकस पे, एक्सटेंड करके फोकस पे मिला दिया। दूसरी लाइट रे पोल से निकाल लीजिए, इसको हम ऐसे बनाएंगे। अब ये देखो, ये दो ओरिजिनल लाइट रेज हैं जो डाइवर्ज करती हुई जा रही हैं, कहीं भी नहीं मिलेंगी। इसको आप पीछे की तरफ जब एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइट रेज यहां मिलेंगी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपका P एंड F के बीच में फॉर्म हुआ है, सॉरी इमेज। तो P कितना, 0, फोकस कितना, 10 सेंटीमीटर। तो इमेज जो है वो 0 to 10 सेंटीमीटर के बीच में फॉर्म हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। An object is placed at 18 centimeter from concave mirror of focal length 12 centimeter. Find image location. Also draw ray diagram. आपको रे डायग्राम भी फॉर्म करना है। तो देखिए, फोकल लेंथ यहां पे 12 सेंटीमीटर है और कॉन्केव मिरर है। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला आपके पास 1/f = 1/v + 1/u। आप सॉल्व करना शुरू कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। फोकल लेंथ कॉन्केव की नेगेटिव होती है, 1/v आपको निकालना है और u हमेशा नेगेटिव लिखा जाता है। 18 सेंटीमीटर उठा के इधर ले आइए। तो माइनस का 1/12 प्लस का 1/18 = 1/v। तो 1/v 18 और 12 का एलसीएम लोगे 36 आ जाएगा, और 36 को 12 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 3, 18 से 36 को डिवाइड करोगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, = आपके पास माइनस का 1/36। तो v = माइनस का 36 सेंटीमीटर ये आ गया, ठीक है। अब आपको इसका रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, कॉन्केव मिरर बना ले, ठीक है। ये पोल बना लिया, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका हो जाएगा इसको डबल करके 24 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास है माइनस, मतलब
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको 18 सेंटीमीटर दिया है, माइनस साइनस आप लगाते रहिएगा। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 18 सेंटीमीटर 12 और 24 के बीच में लाई करेगा, तो हमने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, बस हमारा इमेज फॉर्मेशन, हमारी जो इससे इंफॉर्मेशन लेनी थी वो पूरी हो गई। अब हमारी प्रीवियस नॉलेज काम करेगी, कौन सी, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहां फॉर्म होती है, तो सोचिए कहां फॉर्म होती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट आप रखते हैं तो इमेज फॉर्म होती है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको वो इमेज फॉर्मेशन आती है, एक लाइट रे पैरेलल लेके जाइए, दूसरी फोकस से, एक लाइट रे फोकस से लेके गए, इसको पैरेलल कर दिया, इमेज यहां फॉर्म हो गई A डैश B डैश, दैट्स इट। इस क्वेश्चन से मैंने ये डायग्राम के लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन क्या ली कि फोकस क्या है, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का अंदाजा खुद लगाया, और दूसरा ऑब्जेक्ट कहां पे है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट का पता चला तो मुझे पता चल गया कि ऑब्जेक्ट C और F के बीच में रखा है, उसके बाद तो C और F वाली जो ओरिजिनल इमेज फॉर्मेशन है वो मैंने कर दी, दैट्स इट। और कोई इसके लिए जरूरत नहीं है, बच्चा परेशान हो जाता है इन क्वेश्चंस में, बट ये इजी है। नेक्स्ट वन, an object of height 2 cm is placed at 30 cm from concave mirror of focal length 20 cm. Find the size of image, also draw a diagram. चलिए भाई, मैं सीधे इंफॉर्मेशन उठाता हूं यहां से, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f आपको दिया हुआ है यहाँ पे माइनस का 20 इज इक्वल टू v आपके निकालना है, माइनस का u दिया है 30, उधर ले आइए, माइनस का 20 प्लस का 30 इज इक्वल टू 1/v, तो 20 और 30 का एलसीएम 60 आएगा, 23 जा 60 होता है, 32 जा 60 होता है, 1/v, तो v इज इक्वल टू माइनस का 60 सेंटीमीटर। चलिए अब हम इंफॉर्मेशन उठाते हैं यहां से, कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए आपके पास फोकस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर पे, इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाना है 40 सेंटीमीटर। u दिया है 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब u इज अगेन गोइंग टू लाई बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो ऑब्जेक्ट यहां रहेगा। ऑब्जेक्ट अगर यहां रहेगा तो इसका मतलब है इमेज जो है वही अगेन वही वाला जो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन है, C और F के बीच में इमेज जब ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज कहां लाई करेगी बेटा, बियॉन्ड C। तो एक लाइट रे ऐसे लेके जाइए, दूसरी लाइट रे ऐसे लेके जाइए, यहां पे आपकी इमेज फॉर्म हो गई, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट वन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स, HO लिख लीजिए, 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ फॉर्म्स इमेज ऑफ हाइट्स 6 सेंटीमीटर, HI इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अगर कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज सामने ही बन रही है, इमेज अगर ऑब्जेक्ट के मिरर के सामने ही बन रही है, इसका मतलब HI आप लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, क्योंकि उल्टी इमेज बनती है, उल्टी इमेज के लिए नेगेटिव साइन लगा दिया आपने, ठीक है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ दी हुई है, कॉनकेव है तो माइनस का 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहां से हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आ जाती है, उनके बेसिस पे हम यहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज की लोकेशन निकाल लेंगे। तो देखिए इनको उठाइए, पहले आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो माइनस का v बाई यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज आपके पास -6 दिया हुआ है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास 4 दिया है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया आपके पास 3/2। तो v अपॉन यू इज इक्वल टू 3/2। यहां से अगर मैं v की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं तो 3u/2 आपके पास v की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप जो ओरिजिनल फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला जानते हैं 1/v प्लस 1/u वाला, तो फोकल लेंथ आपके पास दी हुई है माइनस का 12 सेंटीमीटर, v की वैल्यू यहां से उठा के रख दीजिए 3u/2 प्लस का 1/u। सॉल्व करते हैं फटाफट, देखिए क्या आंसर आता है इसका, नीचे सॉल्व करते हैं। तो आपके पास माइनस का 1/12 इज इक्वल टू 2 को ऊपर ले जाइए, 2/3u प्लस का 1/u, तो यहां पे माइनस का 1/12 इज इक्वल टू, यहां से आप u कॉमन ले लीजिए, ठीक है, वैल्यू आ जाएगी 2/3 प्लस 1, ठीक है। अब देखो 2/3 प्लस 1 का अगर एलसीएम लेके सॉल्व करो, सो इट विल बी 2 + 3/3, सो इट विल बी 5/3, ठीक है। तो आपके पास यहां पे u को इधर ले आइए, तो माइनस u इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 12 को उधर ले जाइए, 12 × 5/3, 3 से 12 को कैंसिल किया 4 टाइम्स, तो u माइनस यू इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर। चलिए अच्छा, v जो है वो आपके पास 3u/2 दिया हुआ है, तो आपके पास v इज इक्वल टू आ जाएगा
3/2 इंटू यू की वैल्यू माइनस का 20 सेंटीमीटर, तो आपके पास v इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर कैलकुलेट होके आ गया। सो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। पहले तो आप v और u का एक रिलेशन बना लीजिए, उसको आप 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, कॉन्केव मिरर का मैग्निफिकेशन दिया हुआ है +3। मैग्निफिकेशन अगर +3 दिया हुआ है, इसका मतलब है वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, क्योंकि मिरर कॉन्केव है तो 15 सेंटीमीटर। फाइंड द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है, वही तरीका है। m इज इक्वल टू -v/u फॉर्मूला है हमारे पास, तो m की वैल्यू 3 इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u हमने पुट कर दिया, तो v इज इक्वल टू -3u आ गया। चलिए अब आपको लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज बनानी है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ की वैल्यू -15 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू v की वैल्यू -3u प्लस का 1/u। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो आपके पास u की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -1/15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू u आप कॉमन ले लीजिए, -1/3 प्लस 1 एलसीएम लीजिए, -1/3 प्लस 1 की वैल्यू -1 प्लस का 3 अपॉन 3, तो -2/3 वैल्यू आ गई, सॉरी प्लस का 2/3 वैल्यू आ गई, -15, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का u इज इक्वल टू 15 इंटू 2/3, 3 से 15 को 5 टाइम्स कैंसिल किया, तो u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। अच्छा v इज इक्वल टू -3u दिया हुआ है, तो v इज इक्वल टू -3 इंटू u की वैल्यू -10, तो v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे बोला है रे डायग्राम भी बनाओ, चलो बना लेते हैं बढ़िया से। यहाँ पे कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपको इंफॉर्मेशन देखनी है, फोकस दिया हुआ है आपको 15 सेंटीमीटर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया 30 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट कहाँ है 10 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में होने वाला है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर 15 से कम यहाँ कहीं लाई करेगा, तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख देते हैं। अब इमेज फॉर्मेशन आपको मालूम है, पोल और फोकस के लिए इमेज कैसे करते हैं फॉर्म, तो देखिए एक लाइट वे पोल से निकाल दीजिए, दूसरी लाइट वे कुछ ऐसे निकालिए कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाए। मे भी थोड़ी सी ये टेढ़ी हो गई, आप सही से स्केल से बना लीजिएगा। तो इसको आप, दोनों डाइवर्जिंग लाइट वेज हैं, नहीं मिलेंगी इस साइड, तो आप क्या करें, इसको इधर और ये आपके पास a' b' आ गया। ठीक है, वापस से समझ लीजिए एक बार, आपने क्या किया, मैग्निफिकेशन आपने +3 रख दिया, किस वजह से, क्योंकि आपको बोला गया है +3, और m इज इक्वल टू -v/u होता है, तो रिलेशन आपने v और u का डेवलप कर दिया, उसको आपने इस फॉर्मूले में डाल के कैलकुलेट करके आंसर निकाल दिया और ये डायग्राम बना लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, स्फेरिकल मिरर ऑफ मैग्निफिकेशन, पिछले वाला जैसा ही है, लेकिन इस बार आपको मिरर का नाम नहीं दिया कि कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, बट आपको ध्यान रखना है कि कैसे मैं बताता जा रहा हूं। मैग्निफिकेशन आपको -2 दिया है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -2 का मतलब है रियल इमेज फॉर्म हो रही है, और रियल इमेज मिरर के मामले में सिर्फ एक मिरर फॉर्म कर सकता है, दैट इज कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो अगेन आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू -v/u, तो m की वैल्यू आपके पास -2 इज इक्वल टू -v/u, तो v इज इक्वल टू 2u आपके पास रिलेशन आ गया। इसको आप इस वाले फॉर्मूले में डाल दीजिएगा, आपके पास u और v दोनों की वैल्यू आ जाएगी, उसके बेसिस पे आप रे डायग्राम बना लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है। नेक्स्ट वन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो पार्ट हैं। जब भी लाइट आपके पास एक मीडियम ये दिया हुआ है, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है। मीडियम 1 हमने कहा कि हवा है, एयर, और ये फॉर एग्जांपल ग्लास है। ठीक है, अब एक लाइट रे बेटा यहां पे ऐसे जा रही है, सीधी बिल्कुल परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है, तो ये लाइट सीधी ही इसमें चली जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट चेंज क्या आएगा, चेंज आएगा इसकी स्पीड में। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। दूसरा केस और हो सकता है कि ये लाइट मान लीजिए सीधी ना जाए, कुछ इस तरह से जाए, कुछ एंगल पे आए, तो एंगल पे जब लाइट जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, सरफेस पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये लाइट जो है
वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। तो दो केसेस होते हैं बेटा कि लाइट की स्पीड कम भी होती है और लाइट की जो पाथ है वो बेंड भी होता है, वो पाथ मुड़ता भी है। तो दोनों ही केसेस होते हैं जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। तो यहां पे रिफ्रैक्शन का एक टॉपिक इसके बाद आएगा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये ग्लास स्लैब है, इसको मीडियम 2 दे दीजिए, ये क्या है? ग्लास, और ये मीडियम 1 है, ठीक है। मैंने कहा ये एयर है, लाइट ऐसे आई, नॉर्मल डालिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि डेंसर मीडियम, ग्लास डेंसर मीडियम है, तो लाइट जो है वो ऐसे एंटर हो जाएगी इसमें। ये आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो आपके पास आप क्या लिखने वाले हैं बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा बेटा उसकी लिखी जाती है जिसमें लाइट एंटर हो रही होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ये रेस्पेक्ट का क्या मतलब है? बच्चे समझ ही नहीं पाता पूरे सेशन में कि रेस्पेक्ट का क्या मतलब है। देखो भाई, आपने ग्लास को कहीं तो रखा है, हवा में, पानी में, अल्कोहल में, ऑयल में, कहीं तो रखा है। तो जहां पे भी आपने ग्लास को रखा हुआ है वहां का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे कि लाइट जो है वो किस मीडियम में है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का निकाल रहे हो विद रेस्पेक्ट टू 1, मतलब कि जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसमें उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आ गया, और लिखा कैसे जाता है? जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लिखते हो वो नीचे लिखा जाता है, जिसके रेस्पेक्ट में लिखते हो वो ऊपर लिखा जाता है। इसका मतलब लाइट 1 से 2 में आ रही है। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला बताऊंगा स्पीड वाला, स्पीड वाले केस में स्पीड वाला फॉर्मूला कि स्पीड ऑफ लाइट कैसे बदल रही है। स्पीड वाले केस में जो मीडियम ऊपर है उसकी स्पीड ऊपर लिख दीजिए, जो मीडियम नीचे है उसकी स्पीड नीचे लिख दीजिए, दैट्स इट। ये v1 वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम ही होती है लाइट के केस में, क्योंकि लाइट स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। तो मैंने v1 जो है वो 1 में लिख दी और v2 2 में लिख दी। एक और चीज है, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, स्प्लिट करना हो, तो देखिए आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। फिर म्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का ऊपर लिख लीजिए, 1 का नीचे लिख लीजिए। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको समझा दूंगा। एक टॉपिक और है इसमें, दैट इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, इसी डायग्राम से समझ लेंगे। स्नेल्स लॉ ये कहता है कि जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने वाले हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। तो सर इसमें कौन सी नई बात है? एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो यही था कि एंगल आई एंगल ऑफ आर के इक्वल होता है। यहां एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ आर के इक्वल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि मीडियम टू मीडियम ये चीज चेंज होगी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है कि भाई आपने रिफ्लेक्शन के केस में लाइट किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट करो, वो सब केसेस में एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा, बट यहां पे एंगल आई एंगल आर के इक्वल नहीं होगा। अगर आपने ग्लास को हटा के पानी रख दिया तो उस कंडीशन में इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम नहीं मिलेगा। क्या बात समझ में आ गई? और इसको हम लिखते हैं क्या? साइन थीटा के टर्म में साइन ऑफ आई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ आई। अब साइन का एंगल क्यों लिया? क्योंकि हम जब भी एंगल कैलकुलेट करते हैं तो अकेले थीटा कैलकुलेट नहीं करते, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेके कैलकुलेट करते हैं। आप ट्रिग्नोमेट्री अब पढ़ चुके हैं अब तक, क्योंकि एंड होने वाला है तो आप पढ़ चुके हैं। तो हम साइन के टर्म में इसको लिखेंगे, और अगर प्रोपोर्शनलिटी आप हटाएंगे तो यहां पे लिख लेंगे क्या? म्यू। म्यू ये बता रहा है कि ये इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसी और मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ और मिलेगा। तो ये हो गया म्यू ऑफ साइन आर। तो आप जो ओरिजिनल फॉर्मूला पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। तो तीन फॉर्मूले रिफ्रैक्शन में है, एक ये और एक ये। इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेंस का पार्ट अलग आता है, तो देखिए फटाफट। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है 2.4, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। आपको स्पीड ऑफ लाइट अगर डायमंड में दी हुई है, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में निकालनी है, अगर ग्लास में आपको इतनी दी हुई है। तो देखिए मैंने क्या कहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, सॉरी ग्लास नहीं, ये एयर के रेस्पेक्ट में दिया है। अगर सीधे सीधे किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया गया है, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं बताया गया है, इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2.4। सिमिलरली ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में दिया है 1.5। आपको क्या निकालना है? आपको लिखना है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में। तो आप
अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्प्लिट करके लिखेंगे, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखेंगे और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में नीचे लिखेंगे। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसी तरह से लिख दिया जाएगा। आपके पास डायमंड का एयर के रेस्पेक्ट में 2.4 है और ग्लास का 1.5 है, कैंसिल करेंगे तो 24/15, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 8/5 आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चाहिए नहीं, आपको चाहिए स्पीड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्पीड कैसे निकाली जाती है अभी बताया था, जो ऊपर उसकी स्पीड ऊपर, जो नीचे उसकी स्पीड नीचे। तो देखिए ग्लास की स्पीड ऊपर, डायमंड की स्पीड नीचे, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में कितना है बेटा, 8/5 है। पूरा कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है, ग्लास की स्पीड आपको दी हुई है 2 × 10⁸ और डायमंड की आपको निकालनी है। चलिए बहुत बढ़िया, 2 से 8 को 4 टाइम्स कैलकुलेट कर दीजिए। Vd इज इक्वल टू 5/4 × 10⁸, इसको कैलकुलेट करेंगे 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन सीधी सीधी बात ये कहता है बेटा कि आप पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लीजिए, किसका, डायमंड का विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, और उसके बाद फिर क्योंकि ग्लास में स्पीड दी है तो उसके बाद आप डायमंड में स्पीड निकाल लीजिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए स्प्लिट करके आपने निकाल लिया, उसके बाद आपने स्पीड की वैल्यू ऐसे निकाल ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर, एयर से लाइट आ रही है, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। एयर से लाइट आ रही है और एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से ये पास हो रही है। 4 स्टूडेंट्स ने फिगर बनाया है, किसका सही है? देखो अगर ये ग्लास है, ये ग्लास है, तो इसका मतलब है, और लाइट एयर से आ रही है तो डेंसर मीडियम में लाइट बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, तो यहां तो सीधी चली गई, ये हमारे आंसर का हिस्सा नहीं हो सकता कदापि। सेकंड वाले को छोड़ देते हैं क्योंकि यही आंसर है, इसको बाद में समझाऊंगा। ये सीधी चलेगी तो ये भी आंसर का पार्ट नहीं हो सकता। ये यहां से यहां पे तो सही आई है, लेकिन ये यहां सीधी गई है, ये गलत हो गया। अब यहां बात करते हैं, तो लाइट जब एयर से ग्लास में गई तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई है, बिल्कुल सही है। अब बाहर निकलते टाइम देखते हैं, जब लाइट डेंसर मीडियम से बाहर निकल रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुई है, बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। लेंस के इमेज फॉर्मेशंस वैसे ही हैं जो जैसे कि हमने इमेज फॉर्मेशंस कॉन्केव मिरर के केसेस में पढ़े थे और कॉन्वेक्स मिरर के केसेस में पढ़े थे। कॉन्केव मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन है वो बिल्कुल एज इट इज लेंस में कॉपी हो जाते हैं, ठीक है, कि इमेज पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, फोकस पे इमेज बनेगी, 2f, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f लिया जाता है, 2f पे ऑब्जेक्ट है तो बिटवीन f एंड 2f बनेगी, 2f पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, 2f पे इमेज बन जाएगी, 2f और f के बीच में रखा है तो बियॉन्ड 2f बनेगी। सारे इमेज फॉर्मेशंस देख लीजिएगा, ये कॉन्केव के इमेज फॉर्मेशंस हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्ट की हाइट है 7 सेंटीमीटर, प्लेस किया गया है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है। आपको पोजीशन, नेचर और हाइट ऑफ इमेज बतानी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लेंस फॉर्मूला क्या है? लेंस फॉर्मूला बेटा इस केस में जो है वो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है, ठीक है। लेंस का केस है, और कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ऑब्जेक्ट जो फोकल लेंथ है उसकी प्लस में ही लिखी जाती है, तो फोकल लेंथ प्लस में आ गई 8 सेंटीमीटर। अच्छा, v आपको निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का 12 सेंटीमीटर दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे कोई भी केस हो, लेंस हो, मिरर हो, कुछ भी हो, माइनस ही लिया जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इसको इधर ले आइएगा तो 1/8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आके वापस से माइनस का हो जाएगा, -12 इज इक्वल टू 1/v, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 24 एलसीएम आ जाएगा, 3 - 2 इज इक्वल टू 1/v, तो 1/24 इज इक्वल टू 1/v, तो v इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये आपके पास इमेज डिस्टेंस आ गया, बहुत बढ़िया। अब आपसे बोला है कि पोजिशन ऑफ इमेज, ये निकल आई। नेचर, क्योंकि प्लस का है तो प्लस में जो इमेज है आपके पास वो रियल ही बनी है। कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स का केस जो है उसमें अगर इमेज पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब वो रियल इमेज है, ठीक है, और नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज है। मैं लेंस की बात कर रहा हूँ, मिरर से लेंस के केस जो है वो अपोजिट हो जाता है साइन कन्वेंशन के मामले में इमेज का। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए रियल इमेज है आपकी। इसके अलावा
नेचर पता चल गया, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। तो हाइट ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी बाई यू, क्योंकि लेंस का केस है तो मैग्निफिकेशन प्लस में आता है, इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो v आपके पास दिया है 24, u आपके पास दिया हुआ है -12। हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 7 दी हुई है आपको। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एच आई इज इक्वल टू 24 इंटू 7 माइनस का डिवाइड बाई 12 कैंसिल कीजिए 2 टाइम्स, तो एच आई आपके पास माइनस का 14 सेंटीमीटर। माइनस साइन ये बता रहा है कि इन्वर्टेड इमेज बनी हुई है, रियल और इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट वन। लेंस है, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, 10 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज फॉर्म करता है। हाउ फार मस्ट द स्लाइड बी प्लेस्ड, आपसे घुमा के बोल दिया गया है कि आप स्लाइड पे इमेज फॉर्म करने वाले, तो आपसे बोला है कि स्लाइड को हम कहां रखें कि इमेज फॉर्म हो जाए, इसका मतलब इमेज डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहां पे मैग्निफिकेशन 10 दिया हुआ है, लेंस मैग्निफिकेशन 10 दिया है, और इमेज आप कहां स्क्रीन पे फॉर्म करने वाले हैं। स्क्रीन पे जब भी इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा रियल इमेज होगी। ठीक है बेटा, इट विल बी ए रियल इमेज, और रियल इमेज में मैग्निफिकेशन आता है -10। ठीक है, रियल इमेज में मैग्निफिकेशन का साइन हमेशा नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव साइन हमने लगा दिया यहां पे। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या दिया है, फोकल लेंथ, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो ही सिर्फ रियल इमेज फॉर्म कर सकता है, कॉन्केव हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, कॉन्केव लेंस वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन से v और u का रिलेशन बनाइएगा, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू लेंस के केस में v बाई यू आता है, माइनस का tan इज इक्वल टू v बाई यू, तो v इज इक्वल टू माइनस का tan u। बहुत बढ़िया। फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u, तो फोकल लेंथ आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर, v की वैल्यू मैंने लिख ली माइनस का tan u, और u की वैल्यू तो माइनस हो ही गई। ठीक है बच्चा, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आंसर आएगा। तो 1/20 इज इक्वल टू 1/u, माइनस का ही कॉमन ले लो, अंदर 1/10 प्लस 1 आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आपके पास, तो u इज इक्वल टू माइनस का 20, और ये आ जाएगा बेटा 11/10, इससे ये कैंसिल, तो u इज इक्वल टू माइनस का 22 सेंटीमीटर। u की वैल्यू माइनस का 22 सेंटीमीटर आ गई, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v और u का रिलेशन है बेटा, tan u है, तो v की वैल्यू आ गई माइनस का tan इंटू माइनस का 22, सो v इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर, प्लस का प्लस मतलब रियल इमेज। ठीक है, नेक्स्ट वन। Magnification produced by a spherical lens of focal length 15 centimeter is plus 2.5. What is the position of image? वही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा के आप v और u का रिलेशन निकालिए, उसको 1/f वाले फॉर्मूले में डाल दीजिए। बस आपको पता ये होना चाहिए कि ये लेंस कौन सा है। आपसे बोला गया है कि जो मैग्निफिकेशन है वो प्लस का इज इक्वल टू प्लस 2.5। लेंस के केस में, किसके केस में बेटा, लेंस के केस में जो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है वो बताता है कि ये इमेज रियल है, और रियल इमेज हमेशा कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म कर सकता है। बात हो गई खत्म यहां पे, क्योंकि आप फोकल लेंथ में साइन लगाने वाले हैं लेंस के बेसिस पे, तो यहां पे कॉन्वेक्स लेंस आपका सही आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट वन, सुधा फाइंड आउट that the sharp image of a window pane of her science laboratory is formed at a distance of 15 सेंटीमीटर। विंडो जो है उसकी इमेज फॉर्म की है, कॉन्वेक्स लेंस का जब एक्सपेरिमेंट होता है तो हम क्या करते हैं, लेंस लेते हैं और कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज एक किसी स्क्रीन पे बनाते हैं, तो इनफाइनाइट की इमेज फोकस पे बनती है। यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है, क्या बोला है कि विंडो पेन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं होगी, पास में ही होगी, उसकी इमेज 15 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो रही है। ठीक है, चलिए नाउ शी ट्राइज टू फोकस द बिल्डिंग विजिबल टू हर आउटसाइड द विंडो इंस्टेड ऑफ विंडो पेन। क्या बोला है कि उसने अब एक बिल्डिंग को फोकस करना शुरू किया। अब बिल्डिंग का डिस्टेंस सुधा से लगभग इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। क्या बात समझ में आ गई आपको? और एंड विदाउट डिस्टर्बिंग द लेंस, लेंस को उसने डिस्टर्ब नहीं किया, बस फोकस ये किया है कि जो है बिल्डिंग दिख जाए उसको। इन विच डायरेक्शन विल शी मूव द स्क्रीन टू ऑब्टेन द शार्प इमेज। देखो इधर, यहां पे लेंस था,
एक विंडो यहां बनी हुई है जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं है, कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो उसकी इमेज जो है वो यहां पे स्क्रीन रख के ये फॉर्म कर लेगी, कहीं पे भी हो सकती है, नहीं मालूम हमें। दूसरा, हमें एक बिल्डिंग की इमेज बनानी है, तो बिल्डिंग की इमेज तो फोकस पे ही फॉर्म होगी जिसकी वैल्यू आपको नहीं मालूम, ठीक है। अब देखिए, कोई भी इमेज अगर स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है कॉन्वेक्स लेंस में, तो वो इमेज कम से कम फोकस पे फॉर्म होगी, कम से कम कौन सी इंफिनिटी इमेज होगी वो फॉर्म होगी। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट जो है u ऑलवेज ग्रेटर देन टू f रहेगा इस केस में। विंडो को अगर देखना है उसको, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो उसने 15 सेंटीमीटर लिया, सॉरी जो उसे स्क्रीन लगा के उसने जो इमेज देखी है वो कम से कम वो 15 सेंटीमीटर पे है, तो ये 15 सेंटीमीटर है, ये फोकस से ज्यादा होगा, फोकस से ज्यादा होगा। और अगर आप फोकस पे इमेज को मतलब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है और उसको आप स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट को आपको स्क्रीन को फोकस पे रखना पड़ेगा। फोकस पे डिस्टेंस सबसे कम होता है, तो इसका मतलब उसको स्क्रीन को लेंस के नजदीक लाना पड़ेगा। मैं वापस से आपको बता देता हूं, हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो, देखिए क्लैरिटी समझिए। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन याद रखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट को आप नजदीक लाते जाएंगे तो क्या इमेज दूर बनती जाएगी। क्या बात समझ में आ गई। इन्होंने इस क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, इन्होंने जो पास वाले ऑब्जेक्ट के लिए इमेज फॉर्मेशन पहले बता दी कि 15 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो रही है, फिर क्या बोला कि अब वो इन्फिनिटी वाली ऑब्जेक्ट को फोकस कर रही है, तो इन्फिनिटी के लिए तो वो इमेज फोकस पे बनेगी, तो फोकस तो और नजदीक होगा, तो इसका मतलब ये है कि उसको स्क्रीन को पास लाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वन, an object is placed at 30 centimeter in front of system of convex and concave lens have focal length 12 centimeter and 30 centimeter, find the location of image। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में जैसे फॉर एग्जांपल आपने दो लेंसेस को एक साथ लगा दिया, तो इनकी जो नेट फोकल लेंथ आती है उसको कैसे निकाला जाता है। नेट फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी f2, तो ये हो जाएगी 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। मान लीजिए एक कॉन्केव कॉन्वेक्स के साथ एक कॉन्वेक्स साथ साथ रखें, तो इसकी f1 इसकी f2, तो नेट फोकल लेंथ जो आएगी दैट विल बी 1/f1 माइनस 1/f2। हमने कॉन्केव के केस में नेगेटिव फोकल लेंथ लगा दी, ठीक है। तो इससे नेट फोकल लेंथ निकल के आती है। आपसे बोला गया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस सिस्टम से इधर रखा हुआ है, आपको बतानी है कि लोकेशन ऑफ इमेज क्या होगी। तो पहले तो आप नेट फोकल लेंथ निकालिए। कॉन्वेक्स और कॉन्केव का सिस्टम है, तो 1/f नेट। कॉन्वेक्स की 12 सेंटीमीटर दी हुई है, कॉन्केव की 30 सेंटीमीटर दी है। एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। 12 5 जा 60 होता है और 30 2 जा 60, तो 3/60। तो आपके पास नेट फोकल लेंथ आ गई बेटा कितनी, कैंसिल करोगे तो 20, इसका मतलब 20 सेंटीमीटर, और वो भी प्लस में आई है। इसका मतलब ये पूरा सिस्टम कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है। चलिए, यू आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो माइनस का 30 रखिए। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का फॉर्मूला लगा दीजिए। आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी 60 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ लेंस 5 डायोप्टर दी है, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखा है, आपको पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो P आपके पास 5 डायोप्टर है इज इक्वल टू 1/f, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1/5। ये वैल्यू मीटर में कैलकुलेट हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि सेंटीमीटर में कैलकुलेट हो तो आप ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5, तो फोकल लेंथ आपके पास आ गई बेटा कितना, 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास रखा है माइनस का 30 सेंटीमीटर। अच्छा, प्लस क्यों लिया, क्योंकि आपके पास पावर ऑफ लेंस, अच्छा यहाँ कोई साइन नहीं दिया है, तो साइन आप प्लस मान के चलेंगे, तो प्लस 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है और यू की वैल्यू -30 है। तो आप अब यहां से 1/f इज इक्वल टू 1/v का v माइनस 1/u का फॉर्मूला लगा के फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है बच्चा लोग। तो देखिए यहां पे इतने ही क्वेश्चंस थे जिनसे आपका जो एग्जामिनेशन है इस चैप्टर के लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगी। बहुत जल्दी से आप इसको वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।
कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो भी आपके लिए ऐसे ही लेके आई जाए, जहां पे बहुत फास्ट रिवीजन आप कर पाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा।